हेलो, वेलकम टू एडवाइजर। एनसीईआरटी शॉर्ट नोट में हम पहुंचे हैं चैप्टर नंबर 14 पे एंड दैट इज इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट ऑफ क्लास 7th। तो इस चैप्टर का एनसीईआरटी वर्जन तो हमने पढ़ लिया है, जिसमें हमने बहुत ही अच्छे तरीके से एक एक लाइन को, पूरी एक्टिविटी को समझा था। आपने वहां देखा था जो सबसे पहला टॉपिक था दैट वाज सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट। ठीक है, जितने भी हम इलेक्ट्रिक सर्किट जो हमने 6th क्लास में बनाना सीखा है, उस इलेक्ट्रिक सर्किट को किस तरीके से अपनी कॉपी में बना सकते हैं उस चीज को। तो जब भी आप बैटरी बनाओगे तो आप बैटरी इस तरीके से बना के उसमें प्लस और साइन माइनस साइन लिखने के बजाय हम एक सिंपल अगर इस तरीके से लिख देते हैं तो ये क्लियर हो जाता है, ये रिप्रेजेंट कर देता है कि ये एक तरीके का सेल होगा। अब इसी तरीके से जब हम 2-3 यूज कर लेंगे, जैसे एक लॉन्गर लाइन, शॉर्टर लाइन जो कि होगा थिक, ठीक है, उसके बाद इस तरीके से डिसकंटिन्यूअस लाइन एंड अगेन एक लॉन्गर लाइन, एक शॉर्टर लाइन, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एक बैटरी है। ठीक है, हमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं बनाना है इसमें। तो इस तरीके से अगर हम कुछ सिंबल्स का यूज करते हैं तो काफी इजी हो जाता है किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट को रिप्रेजेंट करना। जैसे यहाँ पे कुछ सिंबल्स दिखाया है इलेक्ट्रिक सेल के को रिप्रेजेंट करने के लिए। ये एक लॉन्गर लाइन है, ये एक शॉर्टर लाइन है। शॉर्टर लाइन थोड़ी सी थिक होगी। ये लॉन्गर लाइन जो है वो रिप्रेजेंट करता है पॉजिटिव टर्मिनल और जो शॉर्टर लाइन है वो रिप्रेजेंट करता है नेगेटिव टर्मिनल। उसी तरीके से इलेक्ट्रिक बल्ब का है, ये सिंपल इलेक्ट्रिक बल्ब है जो इस तरीके से बना हुआ है। ये अभी इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, तो इस तरीके से हम बनाएंगे। अगर मान लीजिए हमने ये दिखाया कि सर्किट कंप्लीट है, अब कंप्लीट क्या होता है, इनकम्प्लीट क्या होता है आगे पढ़ेंगे, और हमने पढ़ भी रखा है इसको एनसीईआरटी के थ्रू। अगर वो ग्लो करेगा तो इस तरीके से हम उसको दिखाएंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। अगर वो ग्लो नहीं कर रहा है तो ये चीज हमें बनाने की जरूरत नहीं है, अपने आप जो है हमें समझ में आ जाएगा कि ये जो इलेक्ट्रिक बल्ब है वो ग्लो नहीं कर रहा। ओके, नेक्स्ट है हम स्विच के बारे में पढ़ते हैं। स्विच जो है वो ऑन और ऑफ पोजीशन में होता है। अगर ऑन पोजीशन में है इस तरीके से ये दोनों पॉइंट जो है वो आपको कनेक्टेड दिखेंगे, लेकिन अगर ऑफ पोजीशन में है ये दोनों पॉइंट डिसकनेक्टेड दिखेंगे। ये देखिए, ये इससे कनेक्टेड नहीं है, तो ये ऑफ पोजीशन में है। ऑफ पोजीशन मतलब जो आपका सर्किट है वो कंप्लीट नहीं है। ठीक है, सर्किट इनकम्प्लीट है अगर वो ऑफ पोजीशन में है, सर्किट कंप्लीट है या क्लोज है अगर वो ऑन पोजीशन में है। इसी तरीके से जब आप कई सारे सेल को एक साथ जोड़ लोगे तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम बैटरी कहते हैं। और एक सिंगल लाइन को आप इस तरीके से अगर बनी हुई है तो हम उसको वायर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए दिखाते हैं। ठीक है, तो बैटरी क्या होता है, उसमें डेफिनेशन है द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ नेक्स्ट सेल। बात याद रखिएगा, हमेशा बैटरी में पॉजिटिव को नेगेटिव से कनेक्ट किया जाता है, नेगेटिव नेगेटिव से या पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्ट नहीं होता है। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्ट होगा तो सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, बल्ब ग्लो नहीं करेगा, या जिस भी चीज में आपने लगाया है वो काम नहीं करेगा। ठीक है, तो पॉजिटिव को नेगेटिव से कनेक्ट करना होता है, तभी सर्किट कंप्लीट होता है। तो विद दिस द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल्स, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम बैटरी कहते हैं। ठीक है, इवन ट्रक्स में या ट्रैक्टर्स में या इन्वर्टर्स में हम बैटरीज यूज करते हैं। दोज बैटरीज आर नॉट दीज टाइप ऑफ बैटरी जो सेल से बना हुआ होता है, ऑल्दो कंपोनेंट लगभग वही होता है, उसमें थोड़ा सा केमिकल होता है, अलग चीज होती है, और उसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल इसी तरीके से होता है जिससे आपने सेल में देखा है। ठीक है, यहाँ पे मैंने उसी के बारे में बात किया। अब ये जो सर्किट है, अगर इसमें ये पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है और अगर जो स्विच है वो ऑन है, ठीक है, अगर स्विच ऑन है तो आप ऐसे सर्किट को क्या कहोगे, कंप्लीट सर्किट कहोगे या क्लोज्ड सर्किट कहोगे। अगर वो ऑफ पोजीशन में होता है तो आप उस सर्किट को इनकम्प्लीट सर्किट कहते हो, इनकम्प्लीट सर्किट, या फिर उसको आप ओपन सर्किट भी कहते हो। इन दोनों का ही मतलब होता है कि जो स्विच है वो ऑफ पोजीशन में है, ऑन पोजीशन में नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से जब आप बल्ब को देखते हो, इस तरीके से बल्ब होता है। ठीक है, इनकैंडेसेंट बल्ब की मैं बात कर रही हूँ, जो बहुत पहले नहीं, नॉर्मली अभी भी किसी किसी के घरों में होता है। ये बल्ब येलो कलर की लाइट जो प्रोवाइड करता है, इस तरीके से इसमें दो वायर्स होते हैं और इससे बहुत ही पतली सी एक फिलामेंट होती है जिसको हम क्या कहते हैं, टंगस्टन की ये फिलामेंट है। ये सिंपल फिलामेंट है, इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो ये फिलामेंट काफी ज्यादा गर्म हो जाता है और गर्म होने से, रेड हॉट होने से वो क्या करेगा, वो एक लाइट एमिट करेगा और इस लाइट के साथ वो इवन हीट भी एमिट करता है, जिसमें हमारी इलेक्ट्रिसिटी भी कंज्यूम होती है। तो हीट भी एमिट कर रहा है और लाइट भी एमिट कर रहा है। तो इस बल्ब में प्रेजेंट ये जो थिन वायर है इसको हम क्या कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं। ठीक है,
तो इसमें क्या होगा, ये जो वायर है यानी कि जो फिलामेंट है वो काफी ज्यादा गर्म हो जाएगा इलेक्ट्रिक करंट के पास होने के वजह से, और एक हीटिंग इफेक्ट शो करेगा। इसी तरीके से एक हीटिंग इफेक्ट जो है हमारे बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस भी बनाए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें कॉइल ऑफ वायर होता है, इस तरीके से वायर अरेंज होता है। ऐसे टाइप के कॉइलिंग ऑफ वायर को हम क्या कहते हैं, एलिमेंट जो उसमें प्रेजेंट होता है अप्लायंसेस में यूज होता है। ठीक है, ये जो एलिमेंट है जिसको हम एलिमेंट कह रहे हैं ना, वो एलिमेंट काफी ज्यादा रेड हॉट हो जाता है। जैसे आप इसको देखोगे इलेक्ट्रिक हीटर्स में आपको बहुत क्लियरली विजिबल होगा, या रूम हीटर्स में विजिबल होगा, काफी रेड हॉट हो जाता है। जब बहुत रेड हॉट हो जाएगा तो आपको काफी ज्यादा गर्मी वो देगा, ठंडी में हम इसीलिए इसको यूज करते हैं। तो वो हमें क्या दे रहा है, हीट प्रोवाइड कर रहा है हमको। ठीक है, अब ये जो अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हो रहा है वायर की वजह से, वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि हमने कैसा मटेरियल यूज किया है, मटेरियल जो भी यूज किया है उसकी लेंथ क्या है, और उसकी जितनी भी लेंथ है उसका थिकनेस क्या है, यानी कि वो उसका मोटाई कितनी है, लंबाई कितनी है, और मटेरियल किस तरीके का है, कौन सी वायर है, बहुत पतली वायर है या फिर नाइक्रोम की वायर है, किस चीज की वायर है, उस चीज पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके के अप्लायंसेस में यूज होगा। ठीक है, अब इसी तरीके से जब आप बल्ब को देखते हो, आपको कई तरीके के बल्ब दिखते हैं। आपको इनकैंडेसेंट बल्ब भी दिखता है जो बहुत पहले यूज होता था, येलो कलर की लाइट जिसमें होती है। आजकल तो एलईडी यूज होता है, या सीएफएल्स यूज होते हैं, फ्लोरेसेंट ट्यूबलाइट्स यूज होती हैं। तो ये सब क्या है, देखिए जो सबसे पहला है आपका इनकैंडेसेंट बल्ब। ये जो बल्ब है ये क्या इनकैंडेसेंट बल्ब होता है। इस इनकैंडेसेंट बल्ब में क्या होता है ना कि ये बल्ब जब थोड़ी देर के लिए थोड़ी देर के लिए ये चलता रहेगा, तब जब इसको थोड़ी देर बाद टच करके देखो काफी ज्यादा गर्म हो जाता है बल्ब, छूने में ना काफी गर्म होता है। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी है वो दोनों के लिए कंज्यूम हो रही है। एक तो ये हीट भी प्रोड्यूस कर रहा है और दूसरा लाइट भी प्रोड्यूस कर रहा है। हमें किसकी जरूरत है, हमें जरूरत है लाइट की। तो इलेक्ट्रिसिटी जो हीट प्रोड्यूस होने में यूज हो रही है वो इलेक्ट्रिसिटी का तो वेस्टेज हो रहा है। ठीक है, तो उसके जगह पे इन इनकैंडेसेंट बल्ब के जगह पे हमने क्या यूज करने लगे, हम तीन चीजें यूज करते हैं। या तो हम सीएफएल यूज करते हैं, या हम फ्लोरेसेंट ट्यूबलाइट्स यूज करते हैं, या हम एलईडी यूज करते हैं। ये तीनों ही जो हैं वो लाइट प्रोड्यूस होने में यूज होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही कम कंज्यूम करते हैं एज कंपेयर टू इनकैंडेसेंट बल्ब। और अगर इन तीनों में भी बोला जाए तो एलईडी जो है वो सबसे कम इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करता है। एंड विद दिस सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि जो फ्लोरेसेंट ट्यूबलाइट्स होते हैं या जो सीएफएल होते हैं जिसका फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप्स, इन दोनों को बनाने में मरकरी वेपर यूज होता है। और आपको पता है कि मरकरी वेपर जो है इट इज हाईली टॉक्सिक इन नेचर, तो इसको डिस्पोज करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए इन तीनों के बल्ब के कंपैरिजन में इनकैंडेसेंट बल्ब, फ्लोरेसेंट ट्यूबलाइट्स और सीएफएल के कंपैरिजन में एलईडी बल्ब्स आर प्रेफर्ड टू यूज। एंड इवन इसको आईएसआई मार्क स्टैंडर्ड का ही यूज करना चाहिए बिकॉज दे आर सेफ टू यूज। ओके, नेक्स्ट बात आती है इलेक्ट्रिक फ्यूजेस की, जिसके बारे में हमने इस चैप्टर में बात की है। इलेक्ट्रिक फ्यूजेस में ऐसे वायर्स, ऐसे स्पेशल मटेरियल के वायर का यूज होता है जो जिसकी एक लिमिट होती है। ठीक है, कि इतने अमाउंट ऑफ लाइट को वो कंज्यूम कर सकता है, उससे अगर ज्यादा इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट आता है तो वो अपने आप मेल्ट हो जाता है, सर्किट को अपने आप ब्रेक कर देता है और जितने भी अप्लायंसेस घर में लगे होते हैं उनको बचा लेता है। ठीक है, तो द वायर्स मेड फ्रॉम स्पेशल मटेरियल जैसे कि स्टील, वूल है, इसका यूज कर लिया। ये जो है जैसे इसका एक एक्सीडिंग लिमिट, जो भी इसकी लिमिट है ना, उस लिमिट से जैसे ही करंट ऊपर जाता है ये तुरंत जो है मेल्ट हो जाता है, ब्रेक कर देता है, जितना भी लार्ज करंट सर्किट है उसको ब्रेक कर देता है। और इस वायर से यूज होने वाले इस स्विच को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्यूजेस। तो ये क्या है, ये सेफ्टी डिवाइस है विच इज यूज्ड टू प्रिवेंट डैमेजेस टू इलेक्ट्रिक सर्किट बाकी उससे मतलब हाई वोल्टेज से बाकी जो हमारे अप्लायंसेस वो खराब ना हो जाए, इसलिए हम इलेक्ट्रिक फ्यूजेस का यूज करते हैं। नाइक्रोम वायर से बने हुए होते हैं। रीजन क्या हो सकता है एक्सेसिव करंट का, या तो पहला रीजन है कि डायरेक्ट जो एक वायर है वो दूसरे वायर से गलती से टच हो जाए। ठीक है, गलती से टच हो जाएगा तो अचानक से बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज हो जाएगा जिसके वजह से शॉर्ट सर्किट हो सकता है। या फिर दूसरा एक तरीका है कि जो हम लोग ओवरलोड कर देते हैं, एक ही सिंगल सॉकेट में हमने कनेक्शंस लगा दिए, उसमें बहुत सारे हमने अप्लायंसेस का चीजों को कनेक्ट कर दिया, तो इसके वजह से भी ओवरलोड हो जाता है। और कई बार ओवरलोड की वजह से एक्सेसिव करंट राइज कर जाता है, यानी वोल्टेज राइज कर जाता है और
अगर फ्यूज नहीं लगा होता है तो दूसरे अप्लायंसेस खराब हो जाते हैं या फिर इवन आग भी लग जाती है। ठीक है, आजकल एमसीबी यूज हो रहा है मतलब ये इलेक्ट्रिक फ्यूजेस इन स्विचेस के अलावा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ये इवन फ्यूजेस में ये भी तो प्रॉब्लम होता है कि जो स्विच होता है ना वो अंदर ही अंदर जो है मेल्ट हो जाता है। मैंने अभी जस्ट बताया कि वो मेल्ट हो जाता है क्विकली और ब्रेक कर जाता है जैसे ही उसके लेवल से ऊपर जाएगा। तो जब ब्रेक हो जाएगा तो आपको नया फ्यूज लगाना पड़ेगा इसकी जगह पे। एमसीबी लाने से ये फायदा हो गया कि वो जस्ट ना, उसको आप डायग्राम देखो, बुक में आप डायग्राम देखना, उसमें ना इस तरीके से एक बना होता है, वो जो है जस्ट डाउन हो जाता है। ठीक है, वो नीचे गिर जाता है। आपको उसको जैसे आप उसको उठा दोगे ना दोबारा से, जैसे घर में नॉर्मल लाइट थी वैसे आ जाएगी। तो इसलिए जो है एमसीबी का यूज ज्यादा होता है। इट इज अ मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स। ये भी आईएसआई मार्क का ही यूज करना चाहिए। सो इट ऑटोमेटिकली टर्न्स ऑफ व्हेन द करंट ऑफ इन अ सर्किट एक्सीड्स द सेफ लिमिट। ये सेफ लिमिट डिसाइड की जाती है, उसी बेसिस पे ये जो है सर्किट को ब्रेक करता है। अब नेक्स्ट बात आती है इलेक्ट्रोमैग्नेट की, यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो हीट प्रोड्यूस कर रहा है, वो लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, और उसके साथ साथ इवन वो कई बार ना मैग्नेट के तरीके से भी रिप्रेजेंट करने लगता है अपने आप को, मैग्नेट के तरीके से भी हो जाता है। जब भी वायर की कॉइलिंग की जाती है, इस तरीके से उसको कनेक्ट किया गया हो कि वो कॉइल्ड फॉर्म में हो, तो वो मैग्नेट के तरीके से बन जाता है। ठीक है, आपने देखा था जब हमने एनसीईआरटी पढ़ा था तो वहां पे हमने देखा था कि डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास नीडल तब जब हुआ जब हमने उसमें करंट को पास किया, वायर में करंट को पास किया। तो इस तरीके से हमने एक एक्टिविटी देखी थी, आई गेस 14.7 समथिंग जो भी एक्टिविटी थी, आप उसको बुक में देखिएगा। इस तरीके का आयरन नेल था जिसमें हमने यहाँ पे देखिए क्वाइलिंग ऑफ वायर हुआ है। ठीक है, ये वायर की क्वाइलिंग की वजह से ये जो आयरन नेल है इट स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक अ मैग्नेट। ठीक है, इसी को कहते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट आ जाना। तो जब भी ये मैग्नेट के फॉर्म में होगा, अब आप जितने भी यहाँ पे पिन्स इसके पास लेके आओगे सारे पिन्स को ये अट्रैक्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करता है। स्विच ऑफ कर दो, अपने आप ये मैग्नेटिक कैरेक्टर को लूज कर देगा और फिर इसको मतलब वो जो आयरन नेल है फिर उसको मतलब अट्रैक्ट नहीं करेगा। लेकिन जैसे आपने करंट ऑन कर दिया, दोबारा से ये मैग्नेटिज्म कैरेक्टर को शो करने लगेगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करने लगेगा और दोबारा से उसको अट्रैक्ट करने लगेगा आयरन नेल को। ठीक है, सॉरी आयरन पिन्स को। तो आफ्टर इलेक्ट्रिक करंट इज स्विच्ड ऑफ, कॉइल लूजेस इट्स मैग्नेटिज्म। इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। और ये जो मैग्नेट होता है आयरन और स्टील का बना हुआ होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट किस लिए यूज किया जाता है, कुछ एप्लीकेशंस भी होती हैं इसकी। जैसे कि एप्लीकेशन है, पहली एप्लीकेशन, जंक से अगर आपको मैग्नेटिक मटेरियल को सेपरेट करना है, यू कैन मेक इलेक्ट्रोमैग्नेट। और आप आसानी से जंक से एक एक कबाड़ से आपको एक एक आयरन को उठाने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल क्रेन में लगा दीजिए इलेक्ट्रोमैग्नेट और वो जंक से सारा का सारा मैग्नेटिक मटेरियल को जो है वो सेपरेट कर लेगा। इसी तरीके से हम टॉयज में या फिर भी यूज करते हैं। कई डॉक्टर्स आई में जब डायग्नोसिस करना होता है, मान लीजिए कोई चीज उसमें चला गया हो, तो उस डायग्नोसिस में भी वो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज करते हैं। एंड इवन इलेक्ट्रिक बेल में भी इसका यूज होता है। ठीक है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक बेल में जो आपका मैग्नेट होता है दैट इज हॉर्स शू शेप का होता है, यू शेप का होता है। इस मैग्नेट को हम, क्योंकि ये वो यू शेप का होता है, आपने घोड़े का जो शू होता है वो उस तरीके से, मतलब जो उसका पाँव है उसका शेप आप देखिए कुछ इसी तरीके का शेप होता है, उसी तरीके का मैग्नेट भी यूज होता है इलेक्ट्रिक बेल को बनाने में। ठीक है, नेक्स्ट आपने डिड यू नो में समझा था कि जो थॉमस एल्वा एडिसन है उन्होंने बहुत सारे इन्वेंशंस किए हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब भी उन्होंने ही इन्वेंट किया है, ग्रामोफोन, मोशन पिक्चर कैमरा, कार्बन ट्रांसमीटर, और ये सारा का सारा जो है फैसिलिटेट किया उसको उनको टेलीफोन के इन्वेंशन के लिए। सो विद दिस हमारे जो चैप्टर है जिसमें हमने 3 चीजें समझी, किस तरीके से इलेक्ट्रिक सर्किट को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं थ्रू सम ऑफ द सिंबल्स। ठीक है, किस तरीके से इलेक्ट्रिक फ्यूजेस का यूज हुआ है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी समझा हमने, और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी समझा हमने। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। विद दिस थैंक यू।